Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter of economics, that is sectors of Indian economy. ठीक है, अब ये sectors of Indian economy ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है. इसमें हम इंडियन इकोनॉमी की बात करने वाले हैं. इंडियन इकोनॉमी में कैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करती है. ठीक है, कैसे गवर्नमेंट के जो नए नए पॉलिसीज होते हैं वो इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करते हैं. ठीक है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ा के. तो ये सब चीजें हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी and you can see my videos on a YouTube channel. This is my channel. Now let's start with the chapter. अब ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है इकोनॉमी के बेसिक डेफिनेशन से. इकोनॉमी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमी मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है. ठीक है, इकोनॉमी मतलब ये एक सिस्टम है जिसमें अभी इकोनॉमी जो है ये एक सिस्टम है, in which money, industry and trade of a country or a region are organized. मतलब ये एक इकोनॉमी की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मनी, ठीक है, उसमें इंडस्ट्री और उसका फ्लरिशिंग ट्रेड, ये तीनों चीजें जब कंबाइन हो जाती है और एक जगह पे आके सर्कुलेट होती है, पैसा सर्कुलेट होता है, उसके वजह से इंडस्ट्री फ्लरिश होती है, उसके वजह से ट्रेड भी बूस्ट होता है. तो ये सब पूरे एरिया के ये एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे. ठीक है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो रेगुलेट करता है पैसे को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को इन अ स्पेसिफिक एरिया. ठीक है, अभी इकोनॉमी के बाद दो जो एक्टिविटी होती है, किसी भी कंट्री में लोग काम करते हैं तो वो जो काम है वो दो एक्टिविटीज में बटा होता है. पहला तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल देता हूं मैं बहुत अच्छा. आपके डैड है, ठीक है, वो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वो ऑफिस में जाने के बदले उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है. ठीक है, तो ये क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब जो भी काम तुम कर रहे हो जिसके पैसे तुमको मिल रहे हैं उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? ऐसी एक्टिविटी, उसका एग्जांपल आपकी मॉम है. ठीक है, आपकी मॉम अगर हाउसवाइफ है, घर का काम कर रही है हर रोज. ठीक है, वो भी डैड जितना ही काम कर रही है, डैड से ज्यादा काम कर रही है, पर फिर भी उसको उसकी सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे नो सैलरी. तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब ऐसा काम तुम कर रहे हो जिसके पैसे तुमको नहीं मिलते, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, अभी ये जो एक्टिविटीज होते हैं किसी भी कंट्री में, ये जो पूरे एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सेक्टर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं एक किसी भी कंट्री में. यहाँ पे दिए सेक्टर्स, पहला है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने पहले पढ़ा है एग्रीकल्चर होता है पूरा. सेकेंडरी सेक्टर में पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है, मतलब सारे इंडस्ट्रीज होते हैं. टर्शियरी सेक्टर में सारे सर्विसेज होते हैं. ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर्स है. ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चलते हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वाले, और उनको अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड सेक्टर है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर मतलब यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड, ये ओनरशिप पे बेस्ड होगा, मतलब ओनरशिप बेस्ड. यहाँ पे अगर किसी एक आदमी की अगर इंडस्ट्री है तो ये क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर हो गया. मतलब पूरा एक इंडिविजुअल आदमी उसको रन कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है. और पब्लिक सेक्टर मतलब इसको गवर्नमेंट रन कर रही है. ठीक है, ओनरशिप के हिसाब से. तो ये जो सेक्टर्स है हम पूरा इन डिटेल पढ़ने वाले ये चैप्टर में. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर मैंने पहले बताया, प्राइमरी सेक्टर मतलब इसमें क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर आ जाता है. सेक्टर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द नेचर. अभी नेचर में कोई भी चीज है, नेचर में आ जाता है एग्रीकल्चर, जो नेचर से रिलेटेड है, सॉइल से तुम एग्रीकल्चर करते हो. उसके बाद माइनिंग है. माइनिंग मतलब तुम रिसोर्सेस अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो. ठीक है, ये किस में आ जाता है? ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है. उसके बाद है फिशिंग है. फिशिंग मतलब तुम फिशिंग करते हो, जो फिशिंग का कल्टीवेशन भी करते हो, फिशिकल्चर बोला जाता है उसको. तो ये सब एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर. मतलब जो भी एक्टिविटी है जो नेचर से रिलेटेड है इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर. तो बेसिकली एग्रीकल्चर ये अम्ब्रेला टर्म है. एग्रीकल्चर में ये सारी एक्टिविटीज आ जाती है, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग, ये सब किस में आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर में. व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड by exploiting natural resources, it is an activity of प्राइमरी सेक्टर. मतलब अपन जब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई एक्टिविटी करते हैं तो इसको क्या बुलाता है? प्राइमरी सेक्टर. इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. अब ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये बाकी सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है.
फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन ग्रो होता है, कॉटन के बाद शुगर केन ग्रो होता है, ठीक है। अभी ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसको? ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और यही जो एक्टिविटी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की वजह से ही टर्शरी सेक्टर रन होता है। टर्शरी सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या सब सर्विसेज आती है, ट्रांसपोर्ट आता है, इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग सर्विसेज आती है। तो ये बैंकिंग सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन ये किसको हेल्प करेंगे? ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट आते हैं वो कहां से आते हैं? एग्रीकल्चर से आते हैं। डेयरी है मतलब मिल्क है, ठीक है, मिल्क, एग, पोल्ट्री भी आ जाता है इसमें, ठीक है, एग फार्मिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट्री, ये सब एक्टिविटीज किस में आ जाती है? प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। अभी ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें मैंने बताया सब मैन्युफैक्चरिंग बेस आ जाता है, सब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मतलब सब इंडस्ट्रीज जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जो किसमें आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। कवर द एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू अ वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन है, वो फैक्ट्री में जाता है, शुगर फैक्ट्री में जाता है और उसकी क्या बनती है? शुगर बनती है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। अभी ये जो सेकेंडरी सेक्टर में ये जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बाय नेचर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ये इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो होते हैं वो बाय नेचर प्रोड्यूस होते हैं, पर सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है और एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसके क्रिएट किए जाते हैं, बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर आर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है। Since this sector gradually became associated with the different kind of industries that came up, it is also called as industrial sector. अभी ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं। कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अभी एग्जांपल क्या है? यार्न एंड क्लॉथ, वीविंग ऑफ कॉटन, फाइबर, कंस्ट्रक्शन, ये सब सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाती है, सेकेंडरी सेक्टर्स में आ जाती है। नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर। अभी ये जो टर्शरी सेक्टर है इसमें कौन सी चीजें आ जाती है? इसमें सारे सर्विसेज आ जाते हैं। सर्विसेज मतलब बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। बैंकिंग एक सर्विस है, ठीक है, इंश्योरेंस एक सर्विस है। इंश्योरेंस आपको कोई ये बैंकिंग कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं है, आपको सर्विसेज देते हैं। दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज एंड दैट नॉलेज दे आर गिविंग टू यू। तो इंश्योरेंस भी क्या है? वो कुछ गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। बैंकिंग भी एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है। फिर इसमें और क्या क्या सर्विस आते हैं? टीचिंग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक सर्विस है। मैं यहाँ पे तुमको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ पर आई एम गिविंग यू माई नॉलेज। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर में क्या होता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द एक्टिविटीज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेक्टरिटी। ये जो टर्शरी सेक्टर होता है ये बाकी के दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। प्राइमरी को भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट भी लगता है, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा। अब ये ट्रांसपोर्ट प्राइमरी सेक्टर में भी लगेगा, सेकेंडरी सेक्टर में भी लगेगा, ठीक है। जो एग्रीकल्चर गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में लाना पड़ेगा, वो ट्रांसपोर्ट थ्रू ही आएगा। अभी और जो मार्केट में इंडस्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? मार्केट में जाएंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट थ्रू ही जाएंगे। और जो इंडस्ट्रीज होंगे ये अलग सर्विसेज भी अवेल करेंगे, बैंकिंग सर्विसेज लेंगे, इंश्योरेंस सर्विसेज लेंगे। तो ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। स्टोरेज मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में जितने भी गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पोटैटो है तो पोटैटो एकदम से प्रोड्यूस हुआ और एकदम से मार्केट में सेल हुआ ऐसा नहीं होता, तो उसको स्टोर करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी एक क्या है? सर्विस है। सेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विसेज, इसमें अलग इसेंशियल सर्विसेज भी आ जाती है। डॉक्टर भी है, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तुम्हारी बीमारी ठीक कर रहा है। लॉयर्स जो होते हैं वो तुम्हारा केस लड़ रहा है, ठीक है। टीचर जो है तुमको पढ़ा रहा है, ये भी किस में आ जाता है? टर्शरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। अभी दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में। ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन विद नेचुरल रिसोर्सेस, ये नेचर को एक्सप्लॉइट करके रिसोर्सेस प्रोड्यूस करने का काम करता है। और सेकेंडरी सेक्टर जो होता है इट प्रोसेसेस नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस जो भी आते हैं उसको प्रोसेस करके एक फाइनल गुड्स बनाने का काम करता है, ठीक है।
इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू द इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। अभी जो प्राइमरी सेक्टर है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल, अभी ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन है तो कॉटन को किस में कन्वर्ट कर देगा, शर्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। अभी बहुत सारे जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये किसी दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं, ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। पर सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, पूरा प्राइमरी सेक्टर पे, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो इंडस्ट्री काम क्या करेगी, प्रोसेस क्या करेगी, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पर सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन द सेक्टर इंडिकेट एन अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी। अभी ये डिपेंडेंस है, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन द सेक्टर इंडिकेट्स द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब जो भी इकोनॉमी कंट्री में, जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है जिसमें प्राइमरी सेक्टर ज्यादा चलता है वो अंडर डेवलप्ड होती है। क्यों, क्योंकि ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करने से जीडीपी ज्यादा बढ़ता नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपको सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना बहुत जरूरी है और टर्शरी सेक्टर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी प्राइमरी सेक्टर में एग्जांपल क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर, आ जाता है माइनिंग, आ जाता है, ठीक है, और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब एक्टिविटीज किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, मतलब जहां पे कपड़े बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है, शुगर फैक्ट्री हो सकती है जो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर रही है। ये सब किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो 3 सेक्टर है इसको कंपेयर करते हैं, द कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स, primary, secondary, tertiary. The various production activities in the primary sector and the tertiary sector produce a very large number of goods and services. अभी ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में वास्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ऑल्सो 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम। अब ये जो सेक्टर्स है इसमें काम कौन कर रहा है, लोग ही काम कर रहे हैं। ये लोगों को इससे क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मतलब काम मिल रहा है। ये एक्टिविटी करके वो क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब पैसा जनरेट कर रहे हैं। और यही पैसा टैक्सेस के फॉर्म में तुम गवर्नमेंट को दोगे और गवर्नमेंट का इसमें क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर पैसा दोगे, ये जो पैसा है वो सर्कुलेट होगा, लोगों के भी हाथ में पैसा आएगा, गवर्नमेंट के भी हाथ में पैसा आएगा। इट विल लीड टू डेवलपमेंट, मतलब एक कंट्री क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, ठीक है। तो अभी ये 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि कितने लोग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज्ड है, कितने लोग जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में एंगेज है और कितने लोग जो है वो टर्शरी एक्टिविटी में एंगेज है, ठीक है। मतलब इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करें, इंडिया की अगर प्राइमरी सेक्टर में, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, इंडिया की अगर पॉपुलेशन है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन कितनी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, कितनी सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में काम कर रही है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इकोनॉमी देयर शुड बी नो वन मोर सेक्टर स्पेसिफिक, जस्ट अ सेकेंड। In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while the other sectors are relatively small in size. Dominant मतलब क्या, ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक सेक्टर जो है वो ज्यादा डेवलप कर रहा है, जो ज्यादा डेवलप हो रहा है, और कुछ ऐसा सेक्टर हो सकता है जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। या मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, इंडिया का 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया का डोमिनेंट सेक्टर वो टाइम पे प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है। आज इंडिया का डोमिनेंट सेक्टर आज इंडिया का डोमिनेंट सेक्टर सर्विस सेक्टर है, मतलब टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है, कुछ कंट्रीज में कुछ सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, कुछ सेक्टर्स कम हो सकते हैं, मतलब उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से। चाइना में सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब चाइना मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, इंडिया टर्शरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए चाइना बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को गुड्स एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जिसको पहले प्रोसेस करना पड़ता है फिर उसको तुम कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रॉ मटेरियल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है तुमको, ये क्या है, कॉटन है। अभी जो कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर में से कॉटन आता है, ये बेसिक प्रोड्यूस है, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो कॉटन है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसका क्या बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, क्लॉथ। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स एंड फिनिश गुड्स।
कॉटन के बाद, कॉटन थोड़ा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद उसका एक क्लॉथ बनाया जाता है, और क्लॉथ बनाने के बाद फाइनल गुड्स इसका क्या बनाया जाता है, शर्ट। तो ये तीनों का डिफरेंस समझ रहा है। रॉ मटेरियल मतलब जो मटेरियल है जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली आ रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उसको फाइनल गुड्स के लिए, जो फाइनल गुड्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा इसलिए उसको प्रोसेस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड मतलब उसका क्लॉथ बना रहे हैं, कॉटन का क्लॉथ बनाने का बाद तुम क्या कर रहे हो, उसको शर्ट बना रहे हो। ये क्या हो गया, फाइनल गुड्स। मतलब ये इट विल बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द पीपल, डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय पीपल, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया है एक फार्मर का, फार्मर हु सेल्स व्हीट। अभी ये जो फार्मर है ये क्या सेल कर रहा है, ये व्हीट सेल कर रहा है। किसको, फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल वाले को मतलब वो आटा पीसते हैं, वो जो चक्की होती है, आटे की चक्की होती है, उसको सेल कर रहे हैं कितना, 8 रुपीज में। अभी ये जो आटे की चक्की वाला वो क्या कर रहा है, उसको पीस रहा है और आटे को पीस रहा है, उसको वो व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी व्हीट फ्लोर में ये कन्वर्ट कर रहा है, सेल किसको कर रहा है, बिस्किट कंपनी को। ये बिस्किट जो कंपनी है क्या कर रही है, व्हीट का जो फ्लोर है ये व्हीट मिल ग्राइंडर से ले रही है, ठीक है। और ये जो कंपनी होती है ये शुगर का इस्तेमाल करके, ऑयल का इस्तेमाल करके और व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल करके क्या बना रही है, ये बिस्किट्स बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये रॉ मटेरियल है व्हीट, ठीक है। ये इंटरमीडियरी गुड्स है, इंटरमीडियरी गुड्स है, और ये क्या हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। इसको रॉ मटेरियल से सीधा कन्वर्ट हो रहा है बिस्किट में। ये तीनों का डिफरेंस होता है, रॉ मटेरियल, इंटरमीडियरी और फाइनल गुड्स, ठीक है। अभी दोनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं, फाइनल और इंटरमीडियरी में। फाइनल, दीज आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये जो फाइनल गुड्स होते हैं फाइनल कंजम्पशन मतलब दे आर यूज्ड डायरेक्टली बाय द कस्टमर, यूज्ड डायरेक्टली बाय कस्टमर्स, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं, ये डायरेक्टली कस्टमर्स यूज नहीं कर सकते। दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। दे आर मेड यूजिंग इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये जो फाइनल गुड्स है ये इंटरमीडिएट गुड्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये रॉ मटेरियल की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये पूरा चेन है, हम लोगों ने देखा ना, पूरा चेन है। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ही इंटरमीडिएट गुड्स बनेगा और इंटरमीडिएट गुड्स से ही फाइनल गुड्स बनेगा, ठीक है। अभी ये जो है नेक्स्ट है, देयर आर फिनिश गुड्स, दे आर फिनिश गुड्स। अब ये जो फाइनल गुड्स है ये फिनिश गुड्स होते हैं और ये इंटरमीडिएट गुड्स है ये अनफिनिश गुड्स होते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स जो होते हैं, हम किसी भी कंट्री का जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो ये फाइनल गुड्स पे हिसाब से करते हैं, फाइनल गुड्स को काउंट करके किया जाता है, ठीक है। जो जीडीपी जो भी कैलकुलेट होता है वो फाइनल गुड्स को काउंट करके किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। तो ये जीडीपी कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होते, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है इसका, क्या है एग्जांपल है, फ्लोर, मिल्क, शुगर। ये एग्जांपल किसके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अभी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका बेसिक डेफिनेशन है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब रॉ मटेरियल नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, सीधा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनली कंज्यूमर्स यूज करेंगे उसकी टोटल करने वाले, उसके वैल्यू की टोटल करने वाले। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एक स्पेसिफिक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक स्पेसिफिक ईयर में। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंट्री है, ठीक है। ये कंट्री में एक साल में, 1 ईयर में कितने गुड्स भी फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे, उसकी वैल्यू की टोटल को अपन क्या बोलेंगे, जीडीपी, ठीक है। इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज लाइकली टू मॉडरेट टू 6.3% इन 2024, ठीक है। अभी इंडिया की जो रिसेंट जो जीडीपी है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6.3 एस्टिमेट की गई है, ठीक है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी ये जो जीडीपी है ये कैलकुलेट कौन करता है, ठीक है। ये जीडीपी है इन इंडिया, द मेमोर टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा ये कैलकुलेट करेंगे जीडीपी। अभी कैलकुलेट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, ठीक है। गवर्नमेंट चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, उसमें से ये एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये एक इसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या करते हैं, इंडिया के जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जीडीपी कैलकुलेट करती है अपने कंट्री का, ठीक है। द मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज
collect information relating to the various volume of goods and services and the prices and the estimate of the GDP। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, इनकी जो मिनिस्ट्री, ये क्या करती है, अलग अलग सेक्टर्स से डेटा कलेक्ट करती है कि एक साल में तुम्हारे सेक्टर में, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ये लेंगे, डेटा लेंगे कि आपके एग्रीकल्चर में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितने ये हुए। फिर उसके बाद दूसरे सेक्टर्स में जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो इसका पूरा टोटल करके उसके वैल्यू की टोटल करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, GDP। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स। अभी हिस्टोरिकली ये सेक्टर्स में क्या क्या चेंज आ रहा है, 1947 से इंडिया को जब से इंडिपेंडेंस मिला आज 2023 तक, ये सेक्टर्स में कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, जो सेक्टर्स ये कैसे इंप्रूव होते जा रहे हैं, ये सेक्टर्स में नए नए मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नए नए टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री को डेवलप होना है, ये किसी भी कंट्री का इनिशियल फेज चल रहा है, तो उसको पहले उसके प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। 1947 में इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को फूड सफिशिएंसी लाने के लिए इंडिया को एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर अपने तुम्हारे देश के लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाकी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर एंड मोर फूड देन बिफोर। मतलब क्या होने लग गया कि जैसे फार्मिंग मेथड्स चेंज करने लग गए, ठीक है, जैसे मॉडर्नाइजेशन आया एग्रीकल्चर में, मॉडर्नाइजेशन की वजह से नए नए इक्विपमेंट्स यूज करना चालू हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हम यूज कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डबल हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट मिल रहा है मॉडर्नाइजेशन से। ठीक है, मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। अभी इसके वजह से क्या होने लग गया कि अभी एग्रीकल्चर में इतना बूस्ट मिलने लग गया कि लोग अभी दूसरे एक्टिविटीज भी एग्रीकल्चर में अलग अलग एक्टिविटीज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्मिंग है, फिर उसके बाद फिशिकल्चर है, पिसिकल्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे एक्टिविटीज भी क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, या क्राफ्ट्स में भी जा सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स, बिसाइड्स देयर आर आल्सो ट्रांसपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अभी जैसे एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलने लग गया, ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी, और अलग अलग जो एग्रीकल्चर से सारे जितने भी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो। However, at the stage, most of the goods produced with the natural products from the primary sector and most people were also employed in the sectors। अभी जैसे ये एक सेक्टर, स्पेसिफिक सेक्टर अगर बूस्ट हो रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, उनको काम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर्स। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपांडिंग। ठीक है, अभी जैसे नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस होना चालू हो गए, इंडस्ट्री या फैक्ट्री का ये जो कंसेप्ट आने लग गया, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ठीक है, पहले इंडस्ट्रीज कैसे होती थी, कोई चीज अलग दूसरी जगह पे प्रोड्यूस हो रही है और उसका फिर एक जगह पे असेंबलिंग किया जाता था। आज की जो कंसेप्ट है इंडस्ट्री की अलग है, सब जो चीजें होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन सब एक ही अंडर वन रूफ होता है। ठीक है, तो ये जो न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं, अलग अलग मशीन्स आ रहे हैं, उसके वजह से ये जो फैक्ट्री का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांशन की वजह से भी जो फार्मिंग सेक्टर के जो लोग हैं, प्राइमरी सेक्टर के जो लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। कहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सेकेंडरी सेक्टर में, एज अ वर्कर वो काम कर रहे हैं। पीपल हु वर्कड ऑन फार्म नाउ बिगन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज इन द लार्ज नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, उनको काम भी मिल रहा है, और जो एग्रीकल्चर होता है वो मोस्टली सीजनल काम होता है। ठीक है, पर ये सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री साल भर चलती है। ठीक है, पीपल बिगेन टू यूज फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट बिकॉज दे वेर चीप। अभी जो लोग हैं वो फैक्ट्री मेड गुड्स यूज करना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में भी आते थे और लोगों का क्या है, कंफर्ट बढ़ जाता था। अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है बाजार से, तो तुम बाजार से ही वो प्रोडक्ट परचेस करोगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी ये जो सेकेंडरी सेक्टर है किसी भी कंट्री के लिए क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया। ठीक है, Hence, over the time, a shift has taken place. This means that the importance of the sector has changed. अभी over a period of time क्या हो गया है, जितने भी प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर से लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम चाहिए, और जो एग्रीकल्चर जो काम होता है वो सीजनल होता है। नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर। इन द पास्ट 100 years देयर हैव बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर टू द टर्शरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अभी कैसा शिफ्ट होता है, यहाँ पे कोई भी कंट्री पहले डेवलप होती है तो उसका पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप किया जाता है, क्योंकि फूड सफिशिएंसी के लिए। अगर कंट्री के लोगों को खाने के लिए नहीं है तो वो कंट्री कैसे चलाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर जब पहले डेवलप हो जाता है तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाया जाता है।
अभी मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज अच्छे चलाने के लिए तुमको बैंकिंग सिस्टम चाहिए, गवर्नमेंट को बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में फ्लो करना है, ठीक है। तो इस चीज को डिमांड्स को हाथ में रखते हुए ये नया सेक्टर डेवलप हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी सेक्टर। अभी ये जो टर्शरी सेक्टर है ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो टर्शरी सेक्टर है ये दोनों इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए टर्शरी सेक्टर बना है। तो कोई भी किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो पहले प्राइमरी सेक्टर से होता है, फिर सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होने के बाद थर्ड टर्शरी सेक्टर बढ़ता है, ठीक है। इंडिया, ये केस में इंडिया का एक्सेप्शनल केस है। इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर बूस्ट होने के बाद इंडिया का डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर बूस्ट हुआ है, ठीक है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा पीछे चल रहा है, टर्शरी सेक्टर ज्यादा बूस्ट ले रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इंडिया इज एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है। अभी राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, अभी यहाँ पर डेटा दिया हुआ है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, 1973-74 का डेटा है। यहाँ पे कलर्ड, यहाँ पे जो कलर किया हुआ है ये ग्राफ में तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर है ये प्राइमरी सेक्टर के लिए, रेड कलर है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, और टर्शरी सेक्टर के लिए ग्रीन कलर है। अब ये जो कलर है 1973 में ये इतना सही है, ठीक है, कितना रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं, और ये इतना है इससे। और इसके बाद 2013-14 का डेटा देखो, इसमें ये जो ग्रीन है टर्शरी सेक्टर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद उससे कम थोड़ा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और जो प्राइमरी सेक्टर है आज बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। अब ये जो टर्शरी सेक्टर है इसका इंपॉर्टेंस क्यों आज बहुत ज्यादा है, या इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने टर्शरी सेक्टर पे ज्यादा उसको क्यों फोकस करना पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो पीछे क्यों रह गया? पहला रीजन है इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द बेसिक सर्विसेज। अभी आप लोगों के बेसिक सर्विसेज होते हैं, ठीक है, लोगों को अगर सिविलाइजेशन अच्छे से चलाना है, तुमको सोसाइटी अच्छे से चलानी है, तो उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो सर्विस सेक्टर में आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपके कंट्री के लोग एजुकेटेड नहीं है तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा, कंट्री डेवलप कैसे होगी? तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। डिफेंस, कंट्री की सिक्योरिटी का भी काम है, ये किसको करना पड़ता है? गवर्नमेंट को करना पड़ता है। वो किस में आ जाता है? टर्शरी सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये बहुत बेसिक फैसिलिटी है, तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्राइम रेट्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट्स चाहिए तुम्हारे केसेस रन करने के लिए। आपका कोई झगड़ा है तो वो कोर्ट्स में रन होगा। ये क्या है? बेसिक फैसिलिटी है। ये अगर फैसिलिटीज एक कंट्री में नहीं है, एक सोसाइटी में नहीं है, तो ये सोसाइटी कभी डेवलप हो ही नहीं सकती। इसलिए टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया, क्योंकि ये क्या है? बेसिक फैसिलिटी है या बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की। नेक्स्ट रीजन है डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। अभी डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी, जैसे मैंने बताया ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज है ये डेवलप होके ही टर्शरी सेक्टर को बूस्ट मिलता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर बूस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो रहा है, तो उसको सर्विसेज लगेंगी, उसको ट्रांसपोर्ट लगेगा, ठीक है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, तो ये सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको भी वो भी अगर बूस्ट लेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने लगेगा तो उसको भी अलग अलग सर्विसेज लगेंगे, बैंकिंग लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो ये दोनों अगर सेक्टर बढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली कौन सा सेक्टर बढ़ेगा? टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट रीजन है इंक्रीज इन द इनकम लेवल। इनकम लेवल मतलब लोगों का जब इनकम लेवल बढ़ जाता है, लोगों के हाथ में आ जाता है पैसा। अभी पैसा आने की वजह से लोग क्या करते हैं? अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आज आप लोग अगर 10 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो तो आपका अगर सैलरी बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आप 50 लाख की गाड़ी में घूमना पसंद करोगे। आप आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, ठीक है, आपका घर चेंज करोगे, आपके नए नए चीजें लोगे, खाना अच्छा खाओगे, कपड़े अच्छे महंगे पहनोगे, लग्जरियस गुड्स यूज करना चालू करोगे। तो इससे क्या हो जाता है? टर्शरी सेक्टर को बूस्ट मिल जाता है। एज द इनकम लेवल राइज, सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी अदर गुड्स, मेनी अदर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, ठीक है, टूरिज्म है, ठीक है, बाहर घूमेंगे लोग, अगर उनके पास पैसा आ रहा है तो बाहर की जगह एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स में डालेंगे जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लेंगे वो, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, सीए को हायर करेंगे, डॉक्टर्स को हायर करेंगे, प्राइवेट डॉक्टर्स उनके होंगे। तो इससे क्या हो जाता है? टर्शरी सेक्टर को बूस्ट मिल जाता है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चालू हो जाता है लोगों का, टर्शरी सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट मिलना चालू हो जाता है। रीजन 4 है इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंटरनेट बहुत ज्यादा सोसाइटी में पेनिट्रेट हुआ है,
ठीक है, इंटरनेट की वजह से आपकी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई है, तो उसके वजह से टर्शरी सेक्टर को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। ठीक है, आईटी बेस्ड अभी जो सर्विसेज है, कौन से आईटी बेस्ड, फॉर एग्जांपल आपका सबसे ज्यादा फेवरेट जोमेटो, ये आईटी बेस्ड सर्विस है, तुमको घर बैठे बैठे खाना पहुंचाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आईटी सर्विस क्या है, अमेजोन है, कोई भी चीज तुमको परचेस करना है वो क्या है, आईटी बेस्ड है, तुम घर बैठे बैठे कोई भी चीज ऑर्डर कर लेते हो, तुम्हारे पास आ जाती है। तो ये किस में आ जाता है, टर्शरी सेक्टर में आ जाता है, सर्विस प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म। ये क्या हो गए, आज तुम्हारे लाइफ के बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट हो गए। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है, However, not all the services sector is growing equally. अभी जो सर्विस सेक्टर है, कुछ सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी से ग्रो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी जो सेक्टर, आईटी रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी से बूस्ट हो रहे हैं। पर जो कुछ सर्विसेज है, जो अनस्किल्ड सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल जो शॉपकीपर है ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट पर्सन है ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ कहां पे हो रही है, बस आईटी सेक्टर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, ये सेक्टर्स को क्या मिल रहा है, ज्यादा डिमांड मिल रही है या ज्यादा रेवेन्यू जनरेट ये कर रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर सर्विस सेक्टर्स। मतलब सर्विस सेक्टर में भी सब चीजें इक्वली ग्रो नहीं हो रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अभी कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, मतलब लोग कौन से सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में ज्यादा काम कर रहे हैं कि टर्शरी में ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे दिया है डेटा, ये है, द ग्राफ शोज द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। अभी ये जो प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने पहले चार्ट में देखा कि कौन सा जो सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है, पर सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कौन कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, यहां पे लोग कंट्री के ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, भले ही उसका जीडीपी, उसका आउटपुट कम है, पर सबसे ज्यादा लोग कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद टर्शरी है। ये देख सकते हो आप लोग, ये टर्शरी इतने मतलब छोटा सा ही पोर्शन है जो लोग काम कर रहे हैं, पर ये हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं पर रेवेन्यू बहुत लो जनरेट कर रहे हैं, मतलब जीडीपी को बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लो रेवेन्यू जनरेटिंग। मतलब जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, जो कम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं उस पर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी ये जो शिफ्ट है प्राइमरी सेक्टर में, शिफ्ट क्यों नहीं हुए लोग। ठीक है, इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अभी जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर से बाकी सेक्टर में ज्यादा शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, वो इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो इलिटरेट लोग होते हैं, अनस्किल्ड लेबर फोर्स होता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में तुमको सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स ही हेल्पफुल होती है, और टर्शरी सेक्टर में तो ज्यादा नॉलेजेबल लोग लगते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग लगते हैं, तभी तुमको काम मिलता है। ठीक है, तो ये जो है सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा है जिससे प्राइमरी सेक्टर के लोगों को भी यहाँ पे काम मिले। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। अभी हाफ ऑफ द वर्कर्स, मतलब इंडिया में, कंट्री में आज जितने भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसमें एंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर्स में काम कर रही है, मेनली इन द एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली 1/6 ऑफ द जीडीपी। मतलब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बस 1/6 ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, बाकी बस सेकेंडरी और टर्शरी से आ रहा है। मतलब एक बड़ा चंक जो रेवेन्यू है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से, और एग्रीकल्चर से कम आ रहा है, पर फिर भी लोग उसमें एम्प्लॉयड ज्यादा है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस whereas they employ less than half of the people। मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर में हाफ से भी कम लोग काम कर रहे हैं पर रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। इट मींस दैट देयर आर मोर पीपल इन द एग्रीकल्चर देन नेसेसरी। मतलब जितनी जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की, उससे कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट कंसेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हैज अ क्वालिफिकेशन, द विल एंड इज एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बट अनेबल टू फाइंड वर्क। मतलब यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी या औरत भी बोल सकते हैं, वुमन, ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, वो काम करने की उनकी इच्छा भी है, वो क्वालिफाइड भी है काम करने का, पर उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो रेडी भी है काम करने के लिए। पर अंडर एम्प्लॉयड मतलब क्या, इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयड बट डज नॉट वर्क फॉर एज लॉन्ग एज दे वुड लाइक टू और देयर क्वालिफिकेशन आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, यहाँ पे एक आदमी है, मैन है, वुमेन है, ठीक है, उनको यहाँ पे काम मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं, पर उनका जो पोटेंशियल है, अगर उनका पोटेंशियल है एक दिन में 100 केजीज वजन उठाना, पर वो क्या कर रहे हैं, एक दिन में बस 50 केजीज ही वजन उठा रहे हैं। मतलब वो उनका जो पूरा पोटेंशियल 100 केजीज का,
वो पूरा अचीव नहीं कर पा रहे, मतलब वो अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर यूटिलाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देयर इज ओनली वन टाइप। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में बस एक ही टाइप होता है। अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट दो टाइप होते हैं, एक विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक इनविजिबल होता है, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे कि विजिबल अनविजिबल में क्या डिफरेंस होता है। मेन कॉजेज आर राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी इसके ये क्या कॉजेज, अनएम्प्लॉयमेंट के ज्यादा क्या कॉजेज होते हैं, ये रीजंस क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो फैक्ट्रीज होती है उनको गुड्स बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जो पैसे लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो लोग हैं कम से कम लोग हायर कर रहे हैं, कम लोगों में ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कंपनी को अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंपनी अपना बिजनेस कैसे चलाएगी, ठीक है। ड्रॉप इन द एग्रीगेट डिमांड एंड चेंज इन द टेक्नोलॉजी। ड्रॉप इन द एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की अगर डिमांड ही नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, 100 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, पर उनके मार्केट में गुड्स कितने सेल हो रहे हैं, बस 50 सेल हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से 50 गुड्स ही प्रोड्यूस करना चालू करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अगर 50 गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उनको कितने लोग लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं। अगर 100 गुड्स प्रोड्यूस करना था तो उनको 100 लोग लग रहे थे, तो पर अभी 50 करने के लिए 10 ही लग रहे, तो बाकी लोगों को क्या कर रही है, बाकी जो लोग हैं 90 लोगों को क्या कर रहे हैं, जॉब से निकाल रहे। ये बात समझ में आ रही सबको। कॉज्ड बाय द डिस्पैरिटी, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक मिनट, caused by the disparity in the availability of employment opportunities and the corresponding skill in availability। अभी ये कैसा अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, डिस्पैरिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनके पास जो स्किल है वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, या उनका पूरा पोटेंशियल अचीव करने के लिए उनके पास पूरी जरूरत वाली है स्किल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट विद द केस ऑफ स्मॉल फार्मर। अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा इन डिटेल में, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अभी एक जो एम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब यहाँ पे जो आदमी है, एक पर्सन है, उसका जो पोटेंशियल है वो 100% यूज नहीं हो रहा है। क्या यूज नहीं हो रहा है, उसका जो पोटेंशियल है वो 100% यूज नहीं हो रहा है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन। अब ये जो है ये इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट है। इनविजिबल मतलब क्या, आदमी बाहर से दिखता तो है कि ये एम्प्लॉयड है, पर उसका पोटेंशियल असली से यूज नहीं हो रहा है, ठीक से यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। Hence अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी क्या बोलेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप लोगों के बुक में एक स्टोरी दिया है लक्ष्मी का, लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 1 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन। अभी ये लक्ष्मी नाम की एक औरत है, वो क्या है, उसके पास 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, और जो हेक्टर्स ऑफ लैंड है जिसपे वो एग्रीकल्चर कर रही है वो इरिगेटेड लैंड नहीं है, वो बारिश पे डिपेंडेंट है उसका पूरा एग्रीकल्चर। एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक जवार एंड अरहर, ऑल 5 मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। अभी पूरे जो जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स है, जो 5 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्लॉट पे काम कर रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर लैंड पे ही काम कर रहे हैं। व्हाई, दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, इन आवर फैमिली एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल। अभी ये जो लोग हैं ये पूरे सब लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, या जाना भी चाहते हैं तो उनको वहां काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये 5 के 5 लोग खाली नहीं बैठ रहे, एग्रीकल्चर लैंड पे ही काम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब ये जो 5 के 5 लोग हैं, अगर ये स्पेसिफिक 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, ये हेक्टर्स ऑफ लैंड पे 3 लोग सफिशिएंट है काम करने के लिए, पर जबरदस्ती कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बाकी जो लोग हैं उनकी फुल्ली जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है पैच ऑफ लैंड पे। This is a situation of underemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। मतलब लोग दिख रहे हैं तुमको कि काम कर रहे हैं, पर उनका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे 100% यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मैं तुमको अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है शुगर केन फैक्ट्री का, ठीक है। शुगर केन फैक्ट्री जो होती है एक साल में बस 4 महीने ही काम करती है, जब शुगर केन कट होके आता है फैक्ट्री में, ठीक है। अब ये 4 महीने में वो पूरे 12 मंथ्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। 12 महीने का प्रोडक्शन वो 4 महीने में कर लेते हैं। और जो शुगर फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उनको 4 महीने ही जॉब मिलता है। बात समझ में आ रही है? शुगर फैक्ट्री में वो बस 4 महीने काम करते हैं, फिर 4 महीने के बाद वो दूसरा काम ढूंढना चालू करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी एक सीजन की वजह से उनको काम मिलता है और सीजन चले जाने की वजह से वो सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सीजनल कैरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर लेबरर्स फाइंड वर्क ओनली ड्यूरिंग द बिजी सीजन्स, ठीक है, ओनली ड्यूरिंग द बिजी सीजन्स एज अ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अभी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड,
बट एक्चुअली आर नॉट एम्प्लॉयड, मतलब उनका जो पोटेंशियल है वो पूरा यूज नहीं हो रहा है. There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from the agriculture sector and provide them with the proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडिया के आज 50% जो पॉपुलेशन है वो किसमें है, एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में. इसमें 50% में से अगर हाफ भी लोग हम कम कर दे एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छी से चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि जो लोग है वो जबरदस्ती एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, अपना पोटेंशियल अच्छी से यूज नहीं कर रहे. द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम. अभी अगर फॉर एग्जांपल एक पैच ऑफ लैंड पे हमने लक्ष्मी का एग्जांपल देखा जहां पे वो 5 लोग काम कर रहे हैं, और 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड पे अगर 3 लोग सफिशिएंट है तो 2 लोग बाहर जाके काम कर सकते थे फैक्ट्री में. ठीक है, फैक्ट्री में लोग काम करते तो उनको वहां पे सैलरी मिलती, वहां पे उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो जाता. पर एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, वो स्टक हो गए 5 लोग, और वहां पे प्रोड्यूस भी ज्यादा नहीं कर पा रहे. ठीक है, अभी नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ऑकर्स इन द अर्बन एरियाज. अभी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये अर्बन एरियाज में कैसे आती है? अर्बन एरियाज मतलब सिटी लेवल पे, सिटीज में लोगों को जॉब्स नहीं मिलते. क्यों? बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट अर्निंग. मतलब जो जॉब्स मिल रहे हैं उनको सिटीज में वो सफिशिएंट नहीं, उनको सिटी में सर्वाइव करने के लिए लो प्रोडक्टिविटी है. ठीक है, वो जॉब कर पा रहे हैं, उनके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी कम पड़ रही है. डिफिकल्ट कंडीशंस ऑफ द वर्क, मतलब उनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में वहां पे काम करना पड़ रहा है, बिजी कंडीशंस में उनको काम करना पड़ रहा है, जिससे वो हाइजीनिकली या अच्छी से काम नहीं कर पा रहे. ठीक है, thousands of casual workers in the service sector search for the daily employment. मतलब जो कुछ वर्कर्स होते हैं वो हर रोज का काम रोज ढूंढते हैं. ठीक है, उनको कैजुअल वर्कर्स बोला जाता है. जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं उनको कभी भी निकाला जाता है. ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स. मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे. अभी ये जो वर्कर्स होते हैं इनको हर रोज काम नहीं मिलता, रोज काम ढूंढने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है. Similarly, we see the other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn a very little. ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि हॉकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से सब्जी वाला भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, अपनी सब्जी बेचने की कोशिश करता है. किस दिन सब्जी बेची भी जाती है, किस दिन नहीं जाती है. ठीक है, दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव द बेटर अपॉर्चुनिटीज. अभी ये लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अच्छे सैलरी वाला जॉब नहीं है जिस जहां पे वो अपना करंटली जॉब छोड़े और वहां पे शिफ्ट हो जाए. ठीक है, अभी नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. अभी अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या है? अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? जो गवर्नमेंट है वो डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकती है, कैनल्स डेवलप कर सकती है. अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर रही है तो गवर्नमेंट को लोग लगेंगे, लेबर लगेंगे, तो इससे लेबर को क्या मिल जाएगा? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक जगह पे लेबर को मिल जाएगी, दूसरी जगह पे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा, एक डैम बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स. अभी गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर सकती है. ट्रांसपोर्टेशन मतलब ज्यादा अच्छे रोड बनाएंगे, 4 लेन 6 लेन, ये जो रोड्स है ये रोड्स बनाएंगे तो इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा. जो गुड्स एंड सर्विस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो कम टाइम में जल्दी ट्रांसपोर्ट होंगे. अब ये ट्रांसपोर्ट का अगर रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, तो वर्कर्स लगेंगे उसको, तो इसमें इंडियन लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 काम होंगे. पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, मतलब डेवलपमेंट हो रही है. दूसरा तो इंडियन लोगों को काम भी मिलेगा. ठीक है, और ये स्टोरेज फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है तो इससे फार्मर्स की बहुत ज्यादा हेल्प होगी. फार्मर्स जो होते हैं वो अपना क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको अपना क्रॉप स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए होती है, जिससे कि उनका माल जो है वो खराब नहीं हो, और जब मार्केट में उनको अच्छा प्राइस मिले उनके गुड्स का तो वो मार्केट में सेल कर पाए. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन बेटर रूरल रोड्स कैन प्रोवाइड प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट नॉट जस्ट टू फार्मर्स बट ऑल्सो टू सच अदर दो सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड. लोकल बैंक शुड प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट. अभी जो बैंक्स होते हैं, जो लोकल बैंक्स है, उन्होंने क्या करना चाहिए? चीपली मतलब सस्ते में एग्रीकल्चर क्रेडिट या एग्रीकल्चर लोन फार्मर्स को देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि फार्मर्स है वो अपना जो प्रोड्यूस है वो अच्छी से कर पाएंगे, फार्मिंग एक्टिविटीज अच्छी से कर पाएंगे, जिससे एट द एंड ऑफ द डे जो कंट्री है उसको ही ग्रोथ मिलेगा. ठीक है, आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन अ सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड. मतलब क्या? अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने मोटिवेट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए इंडस्ट्रीज को कहां पे बसने के लिए? रूरल एरियाज में सेटल होने के लिए. रूरल एरियाज में क्यों गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए? अगर रूरल एरियाज में अगर इंडस्ट्रीज आएंगे तो रूरल एरिया को पहले एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको पहले एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और रूरल एरिया का एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट होगा. कोई भी इंडस्ट्रीज आती है तो वो क्या करती है? पूरे एरिया को डेवलप कर देती है. ठीक है,
ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोड्यूस। अभी कोल्ड स्टोरेज अगर खोले तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप्स जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्रॉप्स अपने वहां पे स्टोर कर सकते हैं, और जब भी उनके क्रॉप को अच्छा वैल्यू मिले, अच्छा मार्केट प्राइस मिले, तो वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। अभी गवर्नमेंट ने किस पे एम्फेसिस देना चाहिए, एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे। लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, स्कूल्स खोलने चाहिए, जिससे कि जो न्यू जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, उनको अच्छे से ज्यादा क्वालिफिकेशन मिले और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है। इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 59। इंडिया में, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये यंगर पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है। कौन सी पॉपुलेशन, यंगर पॉपुलेशन। ठीक है, यंगर पॉपुलेशन। ठीक है। अभी इंडिया में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना में उल्टा है, चाइना में जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा, ओल्ड पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है। ठीक है। इसलिए इंडिया का जो जीडीपी है वो ज्यादा बूस्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि यंगेस्ट जो पॉपुलेशन होती है वो एक्चुअली काम करती है और जिससे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अभी ये जो टोटल पॉपुलेशन है यंगर पॉपुलेशन, उसमें से 51% क्या कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, वो क्वालिफिकेशन ले रहे। द रेस्ट एंड द पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन 18 years मे बी एट होम और मेनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर्स। अभी जो चाइल्ड लेबर होता है, कुछ जो 18 से नीचे जो गरीब सेक्शन के जो लोग हैं, उनके घर में सब लोगों को घर में काम करना पड़ता है, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको काम करना पड़ता है। ठीक है। तो जो इंडिया की यंगर जो पॉपुलेशन है जीडीपी में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो कर नहीं पा रही है। ठीक है। अभी गवर्नमेंट का सॉल्यूशन क्या है, एवरी स्टेट और द रीजन हैज अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हर एक स्टेट में, एक रीजन में एक पोटेंशियल होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, उसकी डेवलपमेंट का। ठीक है। फॉर अ पीपल इन दैट एरिया, इट कुड बी अ टूरिज्म। अगर एक स्पेसिफिक एरिया है वो उसके टूरिज्म पे फोकस कर सकता है। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, तुमको लोग पैसे देते हैं तुमको खुद को देखने के लिए, तुम्हारी जगह देखने के लिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे तुमको मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये टूरिज्म का जो पैसा होता है तुमको कुछ सेल नहीं करना पड़ता है, तुमको देखने के लिए लोग खर्चा करते हैं तुम्हारे एरिया में, दैट इज टूरिज्म। और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब तुम कुछ लोकल एरिया से कुछ आर्टी क्राफ्ट बना रहे हो, आर्टिफैक्ट्स बना रहे हो, क्राफ्ट बना रहे हो, वो भी सेल कर सकते हो। न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये जो एक्टिविटीज होती है इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट लगता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है टैक्सेस के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इंप्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉय टू मोर देन 35 लाख पीपल। मतलब इन्होंने क्या बोला कि अगर टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है कंट्री में तो 35 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आगरा, आगरा में क्या फेमस है, ताजमहल, राइट। ताजमहल है वहां पे। ठीक है। अभी ताजमहल की वजह से लोग ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पे कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पहले तो वहां पे होटल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। वहां पे लोगों का जो ये जो इंडस्ट्री है, क्या बोलते हैं, फूड का जो है, लोगों के लोकल इंडस्ट्री स्ट्रीट फूड है, उसको बूस्ट मिल जाता है। जो लोकल सेलर्स होते हैं, लोकल ट्रेडर्स होते हैं, उनको बूस्ट मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो उसके बाद जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कि पार्किंग, गाड़ी पार्क करना है तो पार्किंग वाले अलग जो पैसे कमाते हैं। ठीक है। तो कोई भी ये टूरिज्म का जो एरिया होता है उससे बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन, इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन था उसको डिस्कार्ड करके ये नीति आयोग 2014 में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। ये नीति आयोग जो है इंडिया का थिंक टैंक है, इट इज अ थिंक टैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। इफ दिस चिल्ड्रंस आर टू अटेंड स्कूल्स वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। National Institute of Transforming India आयोग estimates that nearly 20 lakh jobs can be generated in the education sector alone। अभी नीति आयोग क्या बोल रहा है कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको बढ़ाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए तुमको स्कूल बनाने पड़ेंगे, स्कूल्स के बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, जिससे कि 20 लाख नए जॉब्स जनरेट किए जा सकते हैं। टीचर्स के लिए, क्लर्क्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए बहुत सारे नए नए जॉब्स क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे बस एजुकेशन सेक्टर से। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट है ये राइट टू वर्क, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अभी ये राइट टू जो वर्क है इंडिया का, ये फंडामेंटल राइट है, तुमको काम देना है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये नया जो प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस किया है, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अभी इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है ये 100 डेज कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इन अ ईयर, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगर गवर्नमेंट 100 डेज के लिए जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रही है आप लोगों को, तो वो अलाउंसेस देती है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट देती है, सैलरी दे देती है विदाउट जॉब। ठीक है, द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंसेस अंडर द एक्ट। ठीक है, अभी ये यहाँ पे जो प्रोडक्शन बढ़ाने का, जो जमीन से प्रोडक्शन बढ़ाने का काम है, उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है एमजी नरेगा में। मतलब ये जो गवर्नमेंट होती है ये एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती है सब लोगों को इंडिया में, एमजी नरेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड रूल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू। अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ये दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, पहले तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अभी ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एग्जाम्पल देखते हैं उसके पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर का। कांता वर्क इन एन ऑफिस, ये कांता है, एक वुमन है, वो ये ऑफिस में काम कर रही है, वो ऑफिस जाती है 9:30 से 5:30 तक, उसको एक सैलरी रेगुलरली मिलता है एंड द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, सैलरी छोड़ के शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा उसको एज पर द रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट। प्रोविडेंट फंड मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो तुम्हारे सैलरी से हर मंथ कट किया जाता है, और तुम जब रिटायर होते हो तो ये स्पेसिफिक सम आपके रिटायरमेंट के लिए वापस आपको दिया जाता है, दैट इज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही प्रोविडेंट फंड दिया जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। तो अभी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, तो उसको अगर वो कभी बीमार पड़ रही है तो उसके लिए अलाउंसेस उसको मिल रही है, कंपनी उसको अलाउंस प्रोवाइड कर रही है। कांता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडे, कांता को संडे को छुट्टी मिल रही है। इट इज अ पेड हॉलीडे, पेड हॉलीडे मतलब संडे की जो छुट्टी कांता को मिल रही है उसके लिए उसको सैलरी मिल रही है। बात समझ में आ रही है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये 4 संडेज आते हैं, तो 26 डेज काम करने के बाद भी उसको जो सैलरी मिल रहा है वो पूरे 30 दिन का मिल रहा है। ठीक है, दिस इज पेड हॉलीडे। व्हेन शी ज्वाइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग दैट ऑल एंड टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द वर्क। मतलब उसने जब ज्वाइन किया तो उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है इसमें पूरे वर्किंग कंडीशन तुमको बताई जाती है कि अगर आप हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको ये प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमारी कंपनी की ऐसे ऐसे रूल्स होंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय एक लीगल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट तुमको दिया जाता है कि आप लीगली आप हमारी कंपनी में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ये क्या हो जाता है, ये पूरे जो एग्जांपल है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हर चीज क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है, और यहां पे जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस भी पे करते हैं। ठीक है, इतने बेनिफिट तो उनको मिलते हैं पर उनको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट है कमल, ये एग्जांपल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, एग्जांपल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। पहले एग्जांपल देख लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर का, अभी ये अनऑर्गेनाइज में कमल जो है ये कांता का नेबर ही है। ही इज अ डेली वेज लेबरर, मतलब रोज अपना काम करता है फैक्ट्री में। कोई डेली वेज लेबर मतलब हर रोज उसको कभी भी निकाला भी जा सकता है। ये टेम्पररी वर्कर है नियर अ ग्रोसरी शॉप, एक छोटे से ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा है। ही गोज टू द शॉप 7:30 को शॉप में जाता है और रात को 8 बजे तक काम करता है। सुबह से 7:30 से 8 बजे तक काम कर रहा है इवनिंग तक। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस, इसको सैलरी छोड़ के कोई पैसा नहीं मिलता है, ना मेडिकल अलाउंस मिलता है, ना हॉलीडे मिलता है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही इज नॉट वर्क। अभी जिस दिन वो काम नहीं कर रहा है उसकी सैलरी उसकी कट हो रही है। इसको क्या बोला जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ही हैज देयरफॉर नो लीव और पेड लीव्स, मतलब यहाँ पे इसको हॉलीडे ले रहा है तो उसकी सैलरी कट हो रही है, ऐसा नहीं कि हॉलीडे ले रहा है तो उसको उसका सैलरी मिल रहा है। ठीक है, नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर, उसको कोई लेटर भी नहीं दिया गया कि काम कैसे करना है। एक ऑथराइजेशन होता है, एक गारंटी होती है कि ये काम करना है तुमको, ऐसे ऐसे करना है, उसके रूल्स ऐसा कुछ नहीं, उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया गया। He has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by the employer, मतलब उसको जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये दोनों में डिफरेंस समझ गया। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कांता को। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। पर यहाँ पे जो कमल है ये गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे जो कांता है ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करती है। इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेस और द प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, मतलब तुम्हारा जो काम होता है वो रेगुलर तुमको दिया जाता है। तुम आपको गारंटी होती है कि आपको जो काम है वो आपको कभी भी निकाला नहीं जा सकता काम से। एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क।
अश्योरेंस मिलता है कि आपको कभी भी आपके जॉब से निकाला नहीं जाएगा। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होते हैं और उनको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी रूल्स फॉलो करती है कि आपको आपके एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना है, एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन कैसे होनी चाहिए, उनको सब रूल्स रेगुलेशंस, वेज एक्ट, मिनिमम सैलरीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये जो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं वो सब उनको कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। अभी ये जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये जॉब सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं। ठीक है, मतलब उनको कभी भी विदाउट एनी रीजन निकाला नहीं जा सकता। एक अच्छा रीजन चाहिए तभी एकदम हार्ड एंड फास्ट जो फायरिंग होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक हार्ड एंड कोर रीजन चाहिए तभी वो एम्प्लॉय को निकाला जाएगा। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे ही उनको काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो घर जा सकते हैं। और अगर ओवर टाइम भी कर रहे हैं, उनका काम जो स्पेसिफिक काम है 10 से अगर 5 बजे तक वो काम कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए ओवर टाइम भी पे किया जाता है उनको। ठीक है, दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। उनको एम्प्लॉयर से बहुत अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मतलब कौन से बेनिफिट देखे थे हम लोगों ने, यहाँ पे लिखे हुए। पेड लीव मिलती है उनको, अगर वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो उसकी सैलरी भी मिलेगी उनको। पेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है, पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, ये ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड ये सिमिलर ही होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते ही है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, अगर कभी बीमार पड़ रहे हैं तो कंपनी से उनको सपोर्ट भी मिल जाता है। अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक, अभी जो फैक्ट्री ओनर होता है वो वर्कर्स को उसको कंपलसरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में किसी वर्कर की डेथ भी हो जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वर्कर की यहाँ पे ड्यूरिंग द वर्क उसकी जान गई है तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। When they retire, the workers get the pension। अभी उनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ग्रेचुइटी भी मिलेगा, ये बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। और इनको टैक्सेस भी गवर्नमेंट के पे करने पड़ते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो फॉल अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या है, ये किसी कंपनी के अंडर नहीं काम कर रहा है, ये खुद ब खुद अकेला अपना काम कर रहा है। सम ऑफ द पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये जो लोग है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग है, वो किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर इनको गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होना पड़ता है और गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ये क्या है, ये जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड स्कैटर्ड बिजनेस है। यहाँ पे जो लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पर कोई फॉलो नहीं करता है, गवर्नमेंट उसको चेक भी नहीं करती है। ठीक है, जॉब ईयर्स आर लो पेड जॉब्स। यहाँ पे जो जॉब्स होंगे बहुत कम सैलरी वाले जॉब्स होंगे एंड ऑफन नॉट रेगुलर। मतलब ये जो जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है भी नहीं, और जॉब जो है ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। ठीक है, मतलब कभी भी जॉब में से कभी भी किसी को विदाउट एनी रीजन निकाला जा सकता है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। अगर वो आदमी है वो उसके रेगुलर जॉब के टाइम से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम भी नहीं मिलता है, उसको पेड लीव भी नहीं मिलती है। पेड लीव मतलब जो सैलरी साल में कुछ छुट्टियां होती है जिसपे जो कंपनी होती है उसको पेड लीव का नाम देती है, मतलब जो तुम छुट्टियां ले रहे हो उसके पैसे भी मिलते हैं, पर यहाँ पे पेड लीव नाम की कोई कंसेप्ट नहीं है। हॉलीडेज भी उनको बहुत कम दिए जाते हैं और हॉलीडेज के भी पैसे काटे जाते हैं। लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर बीमारी की वजह से अगर उनको छुट्टी लेनी पड़ रही है तो उसके भी उनके पैसे काटे जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। एट द एंड ऑफ द डे ये जो इनका जो सिक्योरिटी उनको कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटी कि आपका जो जॉब है वो आपका टिका रहेगा, राइट। When there is less work, such as during some seasons, some people may be asked to leave। अभी जब भी सीजन कम होगा या काम कम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहां पे लोगों को क्या बोला जाता है, उनको जॉब में से निकाला जाता है फॉर द टाइम बिंग। उनको बोला जाता है कि अभी काम नहीं है, आप लोग घर जा सकते हो। ठीक है, अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब अगर एम्प्लॉयर को किसी वर्कर पे ज्यादा ही गुस्सा आ गया तो वो क्या कर देता है, उसको सीधा निकाल देता है, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, उसको बस अगर उसका ईगो हर्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज की विम्स पे, उसके मूड स्विंग्स पे डिपेंडेंट होगा कि आपको जॉब पे रखना है कि नहीं रखना है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड डूइंग द रिपेयर वर्क। अभी इसमें क्या कौन से जॉब्स होते हैं, छोटे छोटे जॉब्स होते हैं। कौन से स्ट्रीट्स पे सेल करने वाले हॉकर्स, वेंडरर्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे जॉब्स वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, रीजन वाई लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले तो
प्रोटेक्ट करने के बारे में पहले सोचेंगे, पर बाद में सोचेंगे, पर पहले अपन क्या सोचेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम क्यों कर रहे हैं। इतनी हार्ड वर्किंग कंडीशंस है, कभी भी किसी को जॉब में से निकाला जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है, तो फिर भी लोग काम क्यों कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे जॉब्स प्रोवाइड करता है जो अनस्किल्ड आदमी है, ठीक है। अनस्किल्ड आदमी भी इजीली उसको कर सकता है, उसको उसके पास स्किल होने की जरूरत नहीं है, उसको कोई डिग्री होने की जरूरत नहीं है, उसको इजीली वो काम मिल जाता है। वेरी स्लो एक्सपांशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, एक्सपांशन बहुत कम है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो तो पहले स्किल्ड लोगों को मिलती है, अनस्किल्ड लोगों को बहुत बाद में उनको जॉब्स मिलते हैं अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बची है तो। पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो ज्यादा से ज्यादा कौन से लोगों को अपॉइंट करता है, जो स्किल्ड हो, जिनके पास अच्छी डिग्री हो। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड की तरह काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट उनको रेगुलर देते हैं, सैलरी वो रेगुलर देते हैं, पर उसको अनऑर्गेनाइज रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टैक्सेस पे नहीं करना है, उनको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करना है, उनको कभी भी उनके एम्प्लॉयज को फायर करना है, ठीक है, काम में से निकाल देना है। अगर गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो ये सब तीनों चीजें उनको नहीं करते आएगी, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, खुद को अनऑर्गेनाइज्ड ही रखना पसंद करते हैं एम्प्लॉयर्स। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू एवेट टैक्सेस। क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज रहना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस पे नहीं करना है। रिफ्यूज टू फॉलो द लॉज, मतलब गवर्नमेंट जो लॉस फॉलो कर बना रही है वो उनको लॉस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेंगे तो, ठीक है। और प्रोटेक्ट, अगर वो जो लॉज होते हैं जो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेबरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो लॉज उनको फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज रहना ही पसंद कर रहे हैं। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए बोलते हैं, सैलरी बहुत कम होती है, वर्किंग कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं होती है, दे आर नॉट पेड फेयर वेजेस, मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिलता है। हैव मीगर सैलरी, मीगर मतलब बहुत कम सैलरी, लेस सैलरी। इरेगुलर अर्निंग, मतलब कभी काम मिलता है सीजनल, अगर सीजन खत्म हो गया तो उनका काम चले जाता है, तो उनकी रेगुलर जो अर्निंग है, उनको जो पैसा कमाने का है वो भी इरेगुलर हो जाता है। जॉब्स की भी कोई गारंटी नहीं है, दे आर नॉट सिक्योर्ड, उनको जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है। एंड नो अदर बेनिफिट, मतलब कौन से बेनिफिट, ना कोई पेंशन मिलेगा उनको, ना कोई ग्रेचुइटी मिलेगी, ना कोई प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ठीक है, ना कोई पेड सैलरी मिलेगी, पेड लीव मिलेगी, ठीक है। Since 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sectors, ठीक है। 1990s से ऐसा देखा गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत सारे जो जॉब्स है, लोग अपने जॉब्स को छोड़ रहे हैं या उनको जॉब छोड़ने में अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। क्यों अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, अगर उनका जॉब चले जाता है तो उनको एट द एंड ऑफ द डे कहाँ काम करना पड़ता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जॉब जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसके बाद उनको काम करना पड़ता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करना पड़ता है। दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप द जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विथ लो अर्निंग्स, उसमें भी कम पैसे में उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है, क्योंकि हर एक किसी आदमी की फैमिली होती है, उसको फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो वो ज्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता, ठीक है। हेंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी ज्यादा काम कराना भी ठीक है, पर उसको प्रोटेक्शन की भी बहुत जरूरत होती है। एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स चलाने के लिए भी वर्कर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, जो वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स चाहिए होते हैं जो कम पैसे में काम करें, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में काम करना पसंद करें, जो उनको बेनिफिट्स अगर नहीं भी दिए तो भी काम करना पसंद करें। ऐसे स्पेसिफिक वर्कर्स ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? अभी एक कौन से वल्नरेबल मतलब वीक, वल्नरेबल का मतलब होता है वीक। अभी ऐसे कौन से वीक लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सपोज्ड वर्कफोर्स इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। अभी अर्बन एरियाज मतलब जो सिटी लेवल के, जो वहां पे जो वर्कर्स है वो कौन से वर्कर्स हो सकते हैं? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, मतलब छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, वहां के जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज में आ जाएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो लिस्टेड नहीं होगी, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर नहीं होगी। कैजुअल वर्कर्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट, जो अगर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ट्रेड में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कोई गारंटी नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाते हैं। ये स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो हाथ गाड़ी पे काम करते हैं, स्ट्रीट्स पे जो अपना गुड्स सेल करते हैं, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, ये सब लोग क्या हो गए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। किसमें आ गए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट। अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है
जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही होती है, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल लेने के लिए भी, परचेस करने के लिए भी, और उनके जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उसकी मार्केटिंग करने के लिए भी, उसको सेल करने के लिए भी। कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल मतलब टेम्पररी, टेम्पररी वर्कर्स, ये जो टेम्पररी वर्कर्स है इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब ये जो टेम्पररी मतलब कभी भी उनको निकाला जा सकता है, उनको बेनिफिट्स नहीं, इनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये रूरल एरियाज में कौन सा है? ये सेक्टर अपन ने अर्बन एरियाज में देख लिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज में होती है, सिटीज लेवल पे। अभी रूरल एरियाज में कौन से होते हैं? रूरल एरियाज मतलब गांव खेड़े। ठीक है, लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट लेबरर्स, अभी जो गांव होते हैं, छोटे मोटे गांव होते हैं, वहां पे जो वर्कर्स होते हैं वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो दूसरे के लैंड पे एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड तो है पर बहुत छोटा लैंड है उनके ऊपर एग्रीकल्चर करने के लिए, उनका जो एग्रीकल्चर आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है। शेयर क्रॉपर्स मतलब क्या? जिन्होंने दूसरे की जमीन ली है उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं और जो प्रॉफिट आ रहा है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आधे आधे बांट रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर क्रॉपर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की कोई जमीन है तो आप लोग तो खेती करने जाओगे नहीं, तो क्या करते हो आप? आसपास के किसी आदमी को आपका जो लैंड है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको दे देते हो और उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर करता है और जो प्रोड्यूस होता है प्रॉफिट 50-50 कर लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? शेयर क्रॉपर्स बोला जाता है। एंड आर्टिसन, अभी जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो रूरल एरियाज में, ये सब लोग क्या है? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग हैं। Nearly 80% of the rural household in India are in the small and marginal farming category। अभी रूरल एरिया के 80% जो पॉपुलेशन है ये किसमें है? मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, किसी की जमीन पे काम कर रहे, उसके छोटा सा उनका जमीन का टुकड़ा है उस पे काम कर रहे। फार्मर्स कैन बी सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटी। अभी फार्मर्स को गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकता है? उनको अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड कर सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है, थ्रेशर्स प्रोवाइड कर सकता है, एग्रीकल्चर मशीन्स प्रोवाइड कर सकता है, और क्रेडिट भी, लोन्स भी प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट क्या कर सकता है? फार्मर्स को लोन दे सकता है जिससे कि वो क्या करे? एक साल भर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करे, फिर प्रॉफिट आने के बाद अपना लोन पे कर सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है। स्टोरेज फैसिलिटी मतलब कोल्ड स्टोरेज, उनके जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो गए उसको स्टोर करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग, एक दिन में तो मार्केट में सेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टोरेज फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है। और लास्ट है मार्केटिंग आउटलेट्स। मार्केटिंग आउटलेट्स मतलब जहां पे वो अपने जो क्रॉप्स है वो सेल कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। अभी ये जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स होते हैं वो किससे हैं? ये जो मेजॉरिटी वर्कर्स है ये है शेड्यूल कास्ट से। किससे है? शेड्यूल कास्ट। ये जो बैकवर्ड कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये जो लोग होते हैं ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। बिसाइड्स लो वेजेस, अभी ये जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं इनको सैलरी भी कम मिल रही है, जॉब इनसिक्योरिटी है, मतलब पहले उनकी कंडीशन खराब है उसमें भी उनको जॉब्स कंडीशन में ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है। दे ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब सोसाइटी में भी अपर कास्ट लोअर कास्ट का ये फेनोमेना चलता रहता है, तो उसमें भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। प्रोटेक्शन इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है एक सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए। ठीक है, तो एससी एसटी कैटेगरी को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा यही लोग हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अभी ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इट इज रजिस्टर विद द गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है, इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, सैलरीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, और इनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब तुमको 10 बजे से 5 बजे तक ही काम करना है। ठीक है, फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होंगे, तुमको कभी भी बुला सकते हैं, रात को बुला सकते हैं, दिन में बुला सकते हैं, 12 घंटे काम करा सकते हैं, देयर इज नो फिक्स टाइम। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। क्या होगी? जॉब सिक्योरिटी होती है, मतलब यहाँ पे कभी भी एम्प्लॉयर या इंडस्ट्रियलिस्ट तो बिजनेसमैन है तुमको विदाउट एनी रीजन निकाल नहीं सकता जॉब से, पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पे कभी भी विदाउट एनी रीजन तुमको जॉब में से निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है, पेड हॉलीडेज मिलते हैं, ग्रेचुइटी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद पेंशन भी मिलता है। ये सारे फैसिलिटीज तुमको कहां मिलेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पेड हॉलीडेज नहीं, पेड लीव्स नहीं, ग्रेचुइटी नहीं, पेंशन नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। ठीक है, अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर के ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं बड़े बड़े, ये क्या है? गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या एग्जांपल है? यहाँ पे देखो एग्जांपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या क्या एग्जांपल है?
पहले डेली वेज लेबरर, जो टेम्पररी लेबरर है, ठीक है, फिर जो हेल्पर है शॉप, एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर में अगर एक छोटा सा हेल्पर है वो किस में आ जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आपके घर में भी अगर कोई काम करने के लिए बाई है वो भी किस में आ जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती है, ठीक है। अभी सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब ये कौन ओन करता है, ये एक तो गवर्नमेंट ओन करता है या एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है, उसके बेसिस पे ये सेक्टर है। पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। इसको थोड़ा सा इन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन्स, गवर्नमेंट ओन करती है मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। मतलब ये जो कंपनीज है, यहां पे देख सकते हो इंडियन रेलवेज है, ये किसकी है, ये किसी एक आदमी की नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा पैसा लगाया इस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है। बीएसएनएल जो है ये भी, ये जो कंपनी है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इंडियन ऑयल है जो पेट्रोल सप्लाई करता है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है। पर्पस जो है, ये कंपनीज का जो पर्पस होता है, ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है, सोशल वर्क के लिए होता है। क्योंकि गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट तो कोई प्रॉफिट कमाएगी नहीं। गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट द एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनीज को चलाने के लिए टैक्सेस से पैसा जमा करती है, टैक्सेस से कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है और ये कंपनीज चलाने का काम करती है, जिससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे लोगों का ही भला होगा। एग्जांपल क्या है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये बीएसएनएल है, इंडियन ऑयल है, ये कंपनीज किसकी है, गवर्नमेंट की है। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होती है प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है, किसी एक आदमी की होती है। ये पूरा एक आदमी है, पूरे असेट्स एंड लायबिलिटीज सब कौन ओन करता है, ये एक आदमी ओन करता है। डिलीवरी ऑफ द सर्विस इज मेड इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, ठीक है। पर्पस क्या होता है ये कंपनीज का, टू अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। जो भी चीज मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा है वही चीज को प्रोड्यूस करना और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना। ये रिलायंस जो कंपनी है, ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, ये एक प्राइवेट ओन कंपनी है। अदानी जी भी है, ये गौतम अदानी जी की कंपनी है, ये किस में आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आता है। ये पूरी जो कंपनी है ये कौन ओन करता है, एक तो मुकेश अंबानी या अदानी, ये कम ओन करते हैं और खुद चलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है, और ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अभी डिफरेंस क्या है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, मोस्ट ऑफ द असेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर ओन बाय गवर्नमेंट। ये असेट जो होता है ये गवर्नमेंट ओन करती है, और यहाँ पे जो असेट्स है ये प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट फाइनेंस भी करती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है वो पूरे इंडस्ट्री को बनाने में। और यहाँ पे कौन करता है, इट इज ऑफर्ड बाय द ओनर ऑफ द फर्म। जो कंपनी का ओनर है मुकेश अंबानी है, तो उसकी कंपनी को खुद चलाएगा, खुद पैसा फंड करेगा। गवर्नमेंट रेजेस मनी, अभी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये कंपनीज को चलाने के लिए पैसे कहां से लाती है, टैक्सेस से पैसे लाती है। और ये क्या करते हैं, ये जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास तो बहुत बड़ी सेविंग्स तो होती है, उनके खुद के पैसे होते हैं, नहीं तो लोन्स के ऊपर भी ये क्या करते हैं, अपने कंपनी सेटअप करते हैं। ये पब्लिक सेक्टर द मोटिव इज प्रॉफिट अर्निंग। ये जो पब्लिक सेक्टर होता है इसका जो मोटिव होता है ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए ये कंपनी नहीं बनाई जाती। पर ये जो प्राइवेट सेक्टर है किसके लिए बनाई जा रही है, टू अर्न मनी, मतलब प्रॉफिट बनाने के लिए ये कंपनी बनाई जाती है। अभी पब्लिक सेक्टर में कौन से आएंगे, इसमें रेलवेज आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन ऑयल ये जो कंपनी है ये आ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में मैंने पहले ही बताया रिलायंस आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये अदानी, गौतम अदानी इंडस्ट्रीज आ जाएंगे। ये सब क्या है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है, ठीक है। अभी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अभी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, इकोनॉमी को बूस्ट करने का, इकोनॉमी को चलाने का। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट द रीजनेबल कॉस्ट। अभी ये गवर्नमेंट जो होती है इसमें पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट को अपनी खुद की इंडस्ट्रीज क्यों चलानी पड़ती है। कोई भी इकोनॉमी जो है वो दो चीजों पे टिकी होती है, एक तो डिमांड और सप्लाई, ठीक है। एक जो इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल आज शुगर की डिमांड है, लोग शुगर खाते हैं, शुगर की बहुत ज्यादा डिमांड है, किसी भी प्राइस पे शुगर परचेस की जाती है। तो ये डिमांड, जिस चीज की डिमांड है शुगर की, तो शुगर प्रोड्यूस होगा। तो ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट जो कंपनीज है वो क्या करती है, जो डिमांड, जो भी गुड्स की जो डिमांड है उसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे गुड्स की बात करें तो सॉल्ट है, सॉल्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है, सॉल्ट की नेसेसिटी मार्केट में है, ठीक है। सॉल्ट की भले ही डिमांड नहीं है, सॉल्ट की नेसेसिटी होती है। अभी ये जो इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, इनको सॉल्ट में तो कोई प्रॉफिट मिलेगा नहीं, ठीक है, सॉल्ट पे तो उनको कोई ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते नहीं आएगा, तो सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बस शुगर प्रोड्यूस करना ही पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो क्या करती है, जो पब्लिक की जो नेसेसिटीज होती है, पब्लिक की जो नेसेसिटी होती है, जो पब्लिक को लोअर कॉस्ट में उनको जो चीजें प्रोवाइड करनी होती है, उस चीज को वो क्या करते हैं,
पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं एट अ रीजनेबल कॉस्ट, मतलब सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी। अभी कुछ जो इंडस्ट्रीज होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं उनको उनमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, मतलब इतने पैसे प्राइवेट सेक्टर भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जो पेट्रोल रिफाइनरीज होती है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है पेट्रोल रिफाइनरीज के लिए। तो ये जो पैसा हो सकता है ये बस गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, प्राइवेट नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती, या प्राइवेट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एट अ टाइम इतने पैसे इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे भी सेक्टर्स में खुद इन्वेस्ट कर लेती है जिसमें किसी की हिम्मत नहीं है इतना पैसा इन्वेस्ट करने की। इवन इफ द प्राइवेट सेक्टर डू नॉट प्रोवाइड दिस थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट ऑफ दिस यूज। पर भले ही अगर प्राइवेट सेक्टर ने कैसे तैसे करके पैसे जमा कर लिए और पेट्रोल रिफाइनरी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो क्या करेंगे, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगे दाम में सेल करेंगे, जो लोग कॉमन पीपल जो होंगे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे एक्टिविटीज खुद ही करती है और एट अ रीजनेबल कॉस्ट लोगों को चीजें प्रोवाइड करती है। Thus, government have to undertake such a heavy spending and ensure that these facilities are available to everyone। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कुछ चीजें जो इकोनॉमी में लोगों की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, लोगों का जो सर्वाइवल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो एक्टिविटीज को गवर्नमेंट अपने खुद के हाथ में लेती है और रीजनेबल कॉस्ट में लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। अभी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो कुछ सेक्टर में अच्छे से तो फ्लरिश कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे होते हैं, और कुछ सेक्टर में खुद होके नहीं जाते क्योंकि वहां पे प्रॉफिट नहीं दिखता। तो गवर्नमेंट जब तक उनको एंकरेज नहीं करती, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं करती, इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट्स, तब तक वो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल विलेजेस में गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है कि विलेजेस में इंडस्ट्रीज को आने के लिए मोटिवेट कर रही है कि आप आओ, ये स्पेसिफिक विलेज में आपकी इंडस्ट्री सेटअप करो, जिससे क्या होगा, ये विलेज का भी डेवलपमेंट होगा और इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट विच दिस इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड, गवर्नमेंट हैज टू बियर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अभी गवर्नमेंट क्या करे, अगर विलेज लेवल पे, स्पेसिफिक लेवल पे इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो वहां पे उनको इंसेंटिव्स देते, कॉम्पनसेशन देते, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते कि आपको हम अगले 5 साल का टैक्स भी इंपोज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री में देंगे, आप क्या करो, विलेज लेवल पे आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट करो। मतलब इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की वजह से विलेजेस में लोगों को पहले तो जॉब मिलेगा और जॉब मिलने के बाद वो स्पेसिफिक एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हेवी स्पेंडिंग लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा टू एंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। अभी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को रोड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि टॉयलेट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कोर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को रेलवेज ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवेज बनानी पड़ती है। ये जो किसके सोफिस्टिकेशन के लिए किया जा रहा है, लोगों के सोफिस्टिकेशन के लिए किया जा रहा है। अगर किसी भी बिजनेस को बूस्ट करना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सिस्टम, ये सब चीजें प्रोवाइड करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही है तो तब तक वो कंट्री इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि एक स्पेसिफिक एरियाज में वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल लेके आए। प्राइवेट तो बाद में आएंगे, पर प्राइवेट तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो इंट्रोड्यूस करे, जिससे कि क्या है, लोगों की सेहत है, लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, और हेल्थ जब तक अच्छी रहती है तब तक ही लोग काम कर पाते हैं और इकोनॉमी को तब तक बूस्ट मिल रहा होता है। एंड एजुकेशन में भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्कूल्स चालू करने पड़ते हैं, कॉलेजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज बनानी पड़ती है, जिससे कि क्या है, जो यंगर जनरेशन है कंट्री में, यंगर जनरेशन को टाइम टू टाइम एजुकेशन मिले और वो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। तुमको अगर एजुकेशन, आपके पास अगर एजुकेशन है, अच्छी स्किल है, आप पढ़े लिखे हो, तभी ये इकोनॉमी में आप अच्छी से पूरे 100% पोटेंशियल देके आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। रनिंग अ प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। एजुकेशन हॉस्पिटल प्रोवाइड करना है किसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट को बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर लोगों के पास अच्छा पीने के लिए पानी नहीं है, वो 24 घंटे अगर बीमारी रह रहे तो काम कर पाएंगे क्या, ऑफिस जा पाएंगे क्या, नहीं। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा फिल्टर्ड वाटर प्रोवाइड करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। हाउसिंग फैसिलिटीज टू द पुअर एंड द फूड एंड न्यूट्रिशियस एंड पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना। यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कंट्री में
फूड सफिशिएंसी लेके आना, मतलब फूड प्रोडक्शन कंट्री में मेंटेन करना। अगर कंट्री में एग्रीकल्चर एक्टिविटी ठीक से नहीं हो रही है और फूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि तुमको लोग उनके कंट्री को लोगों को खाना खिला पाए, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं तो लोग क्या करेंगे, काम पे जा पाएंगे क्या, नहीं काम पे जा पाएंगे। उनकी जो नीड्स है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान, ये प्रोवाइड करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट। अभी ये ड्यूटी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि जो सोसाइटी में सबसे जो गरीब लोग है, गरीब तबका जो है, उनको संभालना, उनको अच्छा खाना खिलाना, उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, उनकी कंडीशन अच्छी करना, उनको एम्प्लॉयड करना, उनको अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में इंडल्ज करना, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, इग्नोर्ड रीजन्स मतलब ऐसे देश के कुछ हिस्से, ऐसे देश के कुछ रीजन्स, एरियाज जहां पे डेवलपमेंट बहुत कम है। आप लोग देख सकते हो झारखंड जैसे एरियाज में, छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज में, यूपी बिहार के कुछ एरिया बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेशन नहीं, इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है, तो वो क्या रह रहे हैं, वो एरियाज है वो थोड़े से बैकवर्ड, डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बैकवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एरियाज में डेवलपमेंट लाना। इन इंडिया नियरली हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर माल नरिश्ड। अभी इंडिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या है, माल नरिश्ड है, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, उनकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं रह रही है, प्रॉपर जो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होता है कि इंसान की, वो कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, मतलब बहुत सारे लोग क्या इंडिया में जो है वो बीमार है, डिजीजेस से, बहुत सारे डिजीज की वजह से बीमार पड़ रहे हैं और वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो तो आप काम, पढ़ाई तो क्या काम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, ये ऐसी बात हो जाती है कि अगर बीमार है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उड़ीसा इज 40। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है 0 से 1 साल तक, जितने भी बच्चों की डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000 बेबीज, तो इसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो उड़ीसा में इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, 40 बच्चे मर रहे 40 में से, मध्य प्रदेश में 48 मर रहे। ठीक है, इट इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट नेशन, मतलब बहुत सारे जो गरीब देश है, पाकिस्तान जैसे, अफगानिस्तान जैसे, ये गरीब देशों से भी ज्यादा ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में देखने मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की या डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। ये जो चैप्टर है मैंने पूरा इन डिटेल कवर किया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में से हर एक छोटी छोटी चीज मैंने ये पीपीटी में डाली है। ठीक है, तो मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। और आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।